वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ बाप बेटा चैनल। सबसे पहले हम बात करते हैं फेक किसान असली किसान के बीच में। कुछ भी निष्कर्ष करने से पहले आप पहले एक वीडियो देखें। विजेंद्र भैया राम राम। राम राम। जहाँ राम। क्या कौन सी फसल करते हो आप उद्यान की, हार्टिकल्चर की? लहसुन की करते हैं। लहसुन? जी लहसुन। लहसुन में 1 एकड़ में कितना खर्चा आता है? 1 एकड़ में 10,000 रुपये। 10,000। 10,000। और लगभग कितने का बिक जाता है जब फसल ठीक ठाक आ जाए तो? ठीक ठाक ये कम से कम 300 कुंटल हो जाता है अपने को। अच्छा। 300 कुंटल। 3 एकड़ में। 3 एकड़ में। और रेट पे रहता होगा कि कितना फायदा होगा या? हाँ, रेट पे रहता है वो। आज कुछ चल रहा है तो सबसे मिल जाते हैं। 3 लाख रुपये अपने को मिल जाता है बाद में। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी कि ये कृषि बिल में प्रधानमंत्री जी ने एक व्यवस्था और की है। उन्होंने ये किया है कि किसान चाहे तो फसल बोते समय, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, शिवराज सिंह चौहान किसी किसान से पूछ रहे हैं कि उनकी फसल कितनी हो जाती है। तो अगला किसान कह रहा है कि मैं लहसुन, जिसको हिंदी में लहसुन, इंग्लिश में गार्लिक और थोड़ी सी पंजाबी अगर बात करें तो उसको लहसुन कह देते हैं, उसकी पैदावार करते हैं। और किसान कह रहा है कि 3 एकड़ में 300 क्विंटल हो जाता है और उसको 3 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाता है। अगर हम बात करें 3 लाख का फ़ायदा, और सिर्फ सीधी सी बात वो कह रहा है कि पर एकड़ 10,000 रुपये का खर्चा आता है, मतलब सीधी सीधी बात कि 2.5 लाख रुपए की आमदन 6 महीने में हो जाती है। अगर आपने वीडियो को थोड़ा लंबा देखें तो वीडियो में आपको साफ पता चल रहा है, एक असली किसान उसी किसान को फ़ोन करके कहता है कि भाई साहब, जो बीज आप इस्तेमाल करते हैं वो हमें दे दें ताकि हमारी भी पैदावार 100 क्विंटल हो जाए। अगर 100 क्विंटल की बात करें तो आप सोच सकते हैं हज़ारों किलो, क्योंकि अगर बात करें गेहूं की और चावल की, जिनका बहुत अच्छा प्रोडक्शन भी होता है, तो गेहूं की एक एवरेज प्रोडक्शन होता है 1 एकड़ का 20 क्विंटल। अगर चावल की बात करें तो एवरेज प्रोडक्शन होता है 30 क्विंटल। तो मुझे समझ में नहीं आई कि 300 क्विंटल कैसे हो सकता है लहसुन, जबकि लहसुन का वेट बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू वीट एंड राइस। अब वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आपने पूरा वीडियो अगर आप देखें तो जो फर्जी किसान था या फेक किसान था, उसको आंसर देना नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहूँ और क्या नहीं कहूँ। और उसके आप एक चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से फेक किसान बनाकर इस पूरे के पूरे फार्मिंग प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगला अपडेट जो इसी पर आता है, फार्मर्स के प्रोटेस्ट पे, जो कि उनको कल मीटिंग है 30 तारीख को दोपहर को 2 बजे। इन बिटवीन अगर पहला कहा जा रहा था कि सरकार भी अपनी तरफ से कुछ ऐसा करे जिसमें लगे कि जो मीटिंग है इसका कोई नतीजा निकल सकता है, पर ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उनकी तरफ से उल्टे सीधे बयान आ रहे हैं सरकार की तरफ से। जैसे कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन का कल ही बयान आया है कि इकनॉमिक्स जो हैं वो फार्मर्स को समझा नहीं पा रहे हैं, इसमें तो बहुत फ़ायदा है इन बिल्स में, बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं वैसे हैं। अगर इतनी ही बात है तो आपने 1 महीना क्यों लगा दिया? आपकी पूरी की पूरी सरकार है, आपके पास पूरा का पूरा तंत्र है जिससे आप किसानों को समझाएं, आपके पास मीडिया है, आपके पास बहुत कुछ है, आप समझाएं और सीधी सी बात समझाएं कि आपको किस तरीके से फ़ायदा होगा। अगली बात, इन बिटवीन नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी बयान आ जाता है कि जल्दी ही ये जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है या जो पूरा का पूरा बिल्स पे जो कह सकते हैं कि पंजाबी में कहा जाए तो रौला पड़ रहा है या इधर उधर की बातें हो रही हैं, उसके ऊपर पर्दा उठने वाला है। तो सर, आपने 1 महीना क्यों लगा दिया? और 1 महीना तो किसानों को दिल्ली बैठे हुआ है, उससे पहले 50 दिन वो पंजाब में बैठे थे, मतलब लगभग 2 से ढाई महीने हो गए। तो आपने तब पर्दा क्यों ना उठाया? चलिए, जल्दी ही पर्दा उठाने की कोशिश करिए ताकि वहाँ पे जो ठंड में बैठे किसान हैं वो जल्दी से जल्दी अपने घरों को वापस आ जाएं। पर हाँ, कुछ ऐसा करें जिससे किसान खुशी खुशी वापस आएँ, ना कि सिर्फ वापस आएँ। इन बिटवीन अगर बात करें तो फार्मर्स के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हुए पटना में कल फार्मर्स की अपनी रैली हो रही थी, जहाँ पे लाठीचार्ज हुआ है, और वो भी एक बीजेपी शासित प्रदेश कहा जा सकता है क्योंकि वहाँ बीजेपी अलायंस में है। अगला अपडेट यहीं पे उत्तराखंड से आता है। उत्तराखंड के किसान ऑलरेडी बैरिकेड तोड़ के एक बार दिल्ली में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार से और यूपी से बात करें तो वहाँ के एक किसान ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं राकेश सिंह जी टकैत, राकेश टकैत पूरा नाम है उनका। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर
ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहता है तो 26 जनवरी की परेड में 1 लाख ट्रैक्टर लेके तिरंगे झंडे के साथ शामिल होंगे। तो उनका ये एक वार्निंग है एक तरीके से कि अगर हम तिरंगे झंडे के साथ शामिल होते हैं तो क्या आप पानी की बौछारें करेंगे या हम पर गोलियां चलाएंगे। तो इसमें चीज़ें बहुत क्लियर होती जा रही हैं कि ये जो बात है कहीं ना कहीं जो कल की मीटिंग है वो सिर्फ दिखावे के लिए एक मीटिंग होगी कि अभी तक किसानों के बीच और सरकार के बीच 6 मीटिंग्स हो चुकी हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से सरकार ये नहीं चाहती कि मीटिंग बेनतीजा निकलने वाली तो है ही है, पर सरकार ये नहीं चाहती कि हमारा कल को नाम आए कि हमने कोई मीटिंग नहीं की। और फार्मर्स भी इस चीज़ में बहुत क्लियर हैं कि हम किसी भी मीटिंग के लिए मना नहीं करेंगे, भले उसमें यही हो कि जसपाल भट्टी का एक सीरियल आता था, उसमें उन्होंने ये उनसे पूछा गया एक मीटिंग से निकलने के बाद कि अब क्या, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, मीटिंग बहुत अच्छी रही, इसी मीटिंग में ये तय हो गया कि अगली मीटिंग कब होगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसी मीटिंग में ये तय हो जाए कि अगली मीटिंग कब होगी, पर अभी तक तो ऐसा भी नहीं हो रहा है कि एक ही मीटिंग में तय हो जाए कि अगली मीटिंग कब होगी, क्योंकि हर बार बात बेनतीजा निकलती है और हर बार किसान अपनी बात पे डटे रहते हैं। अगली बात हम करते हैं कि एक ट्रेन चलाई जा रही है जिसको किसान ट्रेन कहा जा रहा है, और मोदी जी अपने भाषण में कह रहे हैं कि हमने कल 100वीं ट्रेन चला दी, यानी कि 28 दिसंबर 2020 को किसान ट्रेन की एक और ट्रेन हमने रन करना स्टार्ट कर दी जिसका नाम है किसान ट्रेन। अब समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसान ट्रेन क्या है, थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला ऐसा नहीं है कि ये किसानों के लिए फ्री ट्रेन है, इसमें किसान यात्रा कर सकते हैं या इसका किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट के साथ कोई संबंध है। उनका कहना है कि किसान ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है जिसमें कोई भी किसान अपना माल एक जगह से दूसरी जगह बुक करा के भेज सकता है। वो कैसे? आप डायरेक्टली व्यापारी के साथ संपर्क में आएँ, व्यापारी आपको पेमेंट करेगा, आप यहाँ से अपना सामान बुक कराएं और आगे व्यापारी को भेज दें इसी ट्रेन से, और इसी ट्रेन से जब आपका सामान वहाँ पे जाएगा तो व्यापारी वहाँ से उसकी डिलीवरी ले लेगा। इसी में एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि एक किसान ने अपना 3 किलो अनार कहीं भेजा। दूसरी बात करते हैं कि किसी ने 17 दर्जन अंडे पश्चिम बंगाल भेजे। तो साहब ज़रा ध्यान से सुने, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि कम से कम जो इसमें वज़न है 50 किलो होना चाहिए, साथ ही आप कह देते हैं कि ये 3 किलो भी किसी ने भेजा। अपनी एक बात पे रहें। और अगर पश्चिम बंगाल में अंडे भेजने की बात करें, जैसा कि मैं चेक कर रहा था गूगल पे, तो पश्चिम बंगाल एक्स प्रोडक्शन में चौथे स्थान पे आता है, तो उनको बाहर से अंडे मंगाने की ज़रूरत नहीं थी। और ऐसा भी नहीं कि 1700 डज़न, जहाँ पे कहीं प्रॉफिट की बात आती है, 17 डज़न अंडे मतलब 204 अंडे वो बाहर से मंगाते हैं। तो ऐसा क्या था अंडों में, ऐसी कौन सी खुराक थी अंडों में, क्या वो सोने के अंडे थे जो उन्होंने बाहर से मंगाए? अब इसके लिए तो भाई साहब ये चेक करना पड़ेगा कि मोदी जी का जो भाषण लिख रहा है वो चेक करें, या फिर मोदी जी खुद अपने भाषण को चेक करें कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या नहीं कह रहा हूँ। कुछ भी करने से पहले गुणा भाग अच्छे से कर लिया करें। सिर्फ ट्रेन चलाने से कुछ नहीं होगा मोदी जी, उन ट्रेन्स पे कुछ ऐसा सामान भेजें जो कि तरीके से सलीके से पहुंच जाए और लोगों तक ये बात पहुंचे। आज आप कह रहे हैं कि ये किसान ट्रेन चला दी गई है, कृपा करें पंजाब में आके, हरियाणा में आके या यूपी में आके किसी एक किसान से पूछें कि क्या उनको पता है कि ऐसी कोई ट्रेन चलाई गई है। ये भी आज आपके भाषण से पता चलता है कि ऐसी भी कोई ट्रेन चला दी गई है। नाम दिया गया है किसान ट्रेन, जबकि हो सकता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों के लिए ही चलाया जाए, जैसे कि लालू जी ने एक गरीब रथ चलाया था और जिसमें गरीब सफ़र भी नहीं कर सकता था, सिर्फ उसका नाम ही गरीब रथ था। अगला अपडेट है सुखबीर सिंह जी बादल को लेके, जो कि पंजाब के साबका डिप्टी मुख्यमंत्री रहे हैं। वो फतेहगढ़ साहिब मत्था टेकने के लिए गए थे जहाँ पर नारेबाजी हुई है। तो इस नारेबाजी के तो हम खिलाफ़ हैं, क्योंकि कोई धार्मिक आस्था लेके किसी धार्मिक स्थान पे जा रहा है तो कृपया करें नारेबाजी ना करें। हाँ, अगर उनका कोई राजनीतिक सम्मेलन होता या फिर वहाँ पे जाके अपनी कोई राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश करते तो आप ज़रूर उनका विरोध करें, बट ये धार्मिक आस्था है, उनका अपना पर्सनल मैटर है, वहाँ पे आप किसी भी तरीके का नारेबाजी ना करें, ताकि वहाँ पे जो और लोग गए हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो और कहीं ना कहीं इसको धर्म से जोड़ के ना देखा जाए। अगली बात हम करते हैं जियो के टावर्स की, क्योंकि जिस तरीके से जियो का पंजाब में विरोध हो रहा है, लगातार बहुत सी जगह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जियो के टावर्स की सप्लाई काट दी जा रही है, उनके सिग्नल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको कमज़ोर किया जा रहा है, कहीं पे उनके फाइबर केबल्स है तो उसको काटा जा रहा है। तो बार बार इस चीज़ पे हम भी यही कहेंगे कि ऐसा ना करें, क्योंकि आप किसी न किसी तरीके से पंजाब के कम्युनिकेशन नेटवर्क को
कमज़ोर कर रहे हैं। अभी जो भी लोग जियो का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं करने दीजिए, क्योंकि अगर किसी ने अभी तक जियो का रिचार्ज कराया है तो उसके तो रिचार्ज की वैल्यू ख़त्म हो गई। वो अगर अपना नंबर एयरटेल में या किसी और में पोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं आप पंजाब का नुकसान करा रहे हैं। जबकि हाँ, ये ज़रूर है कि जिनको लगता है कि हमें जियो यूज़ नहीं करना है, उनका रिचार्ज ख़त्म होने वाला है, वो अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्ज़ी से एयरटेल में पोर्ट कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक भी रिचार्ज कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ी मुश्किल से वो एक नंबर रिचार्ज कराते हैं। कहीं ना कहीं इसमें पंजाब का नुकसान हो रहा है। तो प्लीज़ जियो के नेटवर्क की सप्लाई ना काटें। हाँ, आपको स्वेच्छा से अपनी मर्ज़ी से पोर्ट करवाना है तो लोगों को कहें कि पोर्ट करवाएं नंबर, क्योंकि ऑलरेडी आप जियो को पैसे तो दे चुके हैं। अब क्या उनके नेटवर्क काटने से जियो का कोई नुकसान हो रहा है? कोई नुकसान नहीं होगा। इसके लिए लोगों को प्रेरित करें कि साहब जियो का नेटवर्क हमें यूज़ नहीं करना है, हम एयरटेल का नेटवर्क यूज़ करना चाहते हैं, आइडिया का यूज़ करना चाहते हैं, यूज़ करें। क्योंकि आप जियो को ऑलरेडी पैसे दे चुके हैं और उसका नेटवर्क यूज़ करने का आपका हक है। जबकि इसमें नुकसान किसका हो रहा है? पंजाब का ही हो रहा है। और इसमें एक अपडेट्स आता है कि अभी तक 330 टावर्स को नुकसान पहुंचा है, जबकि टावर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहा गया है कि जियो के 1338 टावर्स को अभी तक नुकसान पहुंचा है। तो फार्मर्स यूनियंस का इस पर क्या कहना है? फार्मर यूनियंस या फार्मर ऑर्गेनाइजेशन या जो फार्मर्स की अपनी पंजाब की जथेबंदियाँ हैं, उनका कहना है कि हम किसी भी तरीके से इनका समर्थन नहीं करते हैं। इनका समर्थन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के बेनती है कि ऐसा ना करें, क्योंकि ये इसमें कहीं ना कहीं पंजाब का ही नुकसान हो रहा है और एक गलत इंप्रेशन जा रहा है पंजाब से रिलेटेड पूरे देश में। अगला अपडेट हम बात करते हैं कि इसी में कहीं ना कहीं सरकार की फेलियर्स की बात आ जाती है। सरकार कह रही है कि जो लोग वहाँ पर गए हैं वो किसान नहीं हैं, क्योंकि वो इंग्लिश में बात करते हैं और लैंग्वेजेस में बात करते हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमारा शिक्षा तंत्र इतना मजबूत हो चुका है कि हर जगह हमने एजुकेशन पहुँचा दी है, गांव-गांव में स्कूल है। तो भाई साहब, अगर आपका किसान इंग्लिश बोल रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को प्रमोट करें कि हमारा किसान इंग्लिश बोल पा रहा है, क्योंकि हमने एजुकेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि हर एक पहुंच तक इंग्लिश बोलना या इंग्लिश स्कूल तक जाना है। ऐसा तो पहले होता था, आज से 50 साल पहले, कि कोई पढ़ लिख जाता था उसको कहा जाता था कि ये पढ़ा लिखा है। जबकि आजकल हर गांव में सरकारी स्कूल हैं, सरकारी नहीं तो 2-2, 3-3 प्राइवेट स्कूल हैं विद इन 2-2, 3-3 किलोमीटर्स। तो अगर आपका किसान इंग्लिश बोल पा रहा है तो इस चीज़ को आप प्रमोट करें कि हमारा किसान इंग्लिश बोल पा रहा है। ऐसा प्रमोट ना करें कि इंग्लिश बोलने वाला किसान नहीं होता। किसान को मैले कुचैले कपड़ों में दिखने वाला स्टीरियोटाइप किसान ना करें, क्योंकि आज का जो किसान है वो पढ़ा लिखा है और इसके लिए कहीं ना कहीं सरकारें जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने शिक्षा को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। और अगर किसी राज्य में ऐसा नहीं हो रहा है और अभी तक लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं उस देश की या उस राज्य की सरकारों का कसूर है। और अगर पंजाब का किसान, हरियाणा का या यूपी का या कहीं और का किसान इंग्लिश बोल पा रहा है तो सरकारों को इस चीज़ से खुशी होनी चाहिए, ना कि दुख होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस पूरे वीडियो में कहीं पे कुछ डेटा गलत है या फिर कुछ गलत निकल गया है मुंह से, तो आप कृपया करके कमेंट में हमें बता सकते हैं कि हमने क्या गलती करी है। अगर आपको लगता है कि ये ऐसे ही वीडियोस और बनने चाहिए तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और जहाँ तक हो सके रोज़ एक बार ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं हमें इंस्पिरेशन मिलती है और वीडियोज़ बनाने की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।